हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना हर एक का सपना होता है। मैं ऑलरेडी एमपी गवर्नमेंट में एक पीजीटी टीचर हूं। पीजीटी टीचर के लिए जो वैकेंसी होती है वह एक तो हमारे सेंट्रल जो पीजीटी होती है, केंद्रीय विद्यालय में जो पीजीटी टीचर की जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी पीजीटी का सिलेबस। दूसरा, हर एक स्टेट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए वैकेंसियाँ निकलती है। और आप सभी को मालूम होगा कि कॉमर्स का जो सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया में वो एक जैसे ही है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हमारा जो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, वो हर जगह एक जैसे ही लागू है। हम पढ़ते भी हैं कि वो कला भी है, विज्ञान भी है, मतलब वो सभी जगह एक जैसे इस्तेमाल होता है। तो कॉमर्स पीजीटी का जो सिलेबस है वो आप सभी को मालूम ही होगा और उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। कई बच्चे केंद्रीय विद्यालय में जो पीजीटी की निकलती है उसकी कई सालों से, कई दिनों से तैयारी करते हैं कि वो जैसे ही निकलती है आप लोग उसमें लग जाते हैं। इसी प्रकार से अभी राजस्थान में निकली है, इसके कुछ दिनों पहले यूपी में निकली हुई है। तो इसमें सभी बच्चे लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को आज से हमारी कॉमर्स पीजीटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन हम करेंगे। अभी मैं आप लोगों को आज से हमारी जो एवरीडे आपको एक वीडियो कॉमर्स पीजीटी का मिलेगा और उसमें मैं आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन हैं कॉमर्स पीजीटी में जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कि पीजीटी कॉमर्स के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो हम सभी कॉमर्स, आप लोगों ने 12th तक किया होगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो हम सभी उससे जनरली परिचित होते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उस समय हमें कई बार कन्फ्यूज़न आ जाता है और कई हमें ध्यान नहीं रहता है। तो इसकी जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम ज़िंदगी भर भी यदि हम अकाउंट करते रहेंगे तो हमें एक न एक नई चीज़ हर बार सीखने को मिलेगी। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी कम होती है। देखिए, फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। देखिए, फर्स्ट है हमारा अकाउंटेंसी में हमने 11th क्लास में पढ़ा पुस्तपालन व लेखाकर्म। तो आप लोगों को मालूम होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग को ही हम क्या बोलते हैं, पुस्तपालन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक परिभाषा दी है बुक कीपिंग की, पुस्तपालन की। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। ये परिभाषा किसने दी है? अब हमारे पास में अलग अलग परिभाषाएं हमने पढ़ी है। तो स्पाइसर और पेगलर है, J.R. बार्टलीबाय है, कार्टर है, जॉन मैकनी है। इनमें से किनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? वैसे हमें परिभाषाओं का अर्थ मालूम रहता है कि पुस्तपालन क्या होता है। ये व्यापारिक और अन्य मौद्रिक व्यवहारों को लिखने की कला होती है, लिखने का एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, उसे हम पुस्तपालन कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर जो हमारे सामने जो परिभाषा है, ये परिभाषा स्पाइसर तथा पेगलर के अनुसार दी गई है। स्पाइसर तथा पेगलर ने ये परिभाषा दी है कि पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। ठीक है, कला के बारे में उन्होंने उसको कला के रूप में परिभाषित किया है कि व्यापारिक और अन्य व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिखने का एक तरीका या कला है। तो ये स्पाइसर तथा पेगलर ने परिभाषा दी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली। अब आ गया हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम एक वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं और आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। हमें दोस्तों मालूम भी है कि दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार लुकास पेसियोली ने किया। इटली के वेनिस नगर के जो लुकास पेसियोली है, उन्होंने 1494 में इसका आविष्कार किया था।
तो जो डबल एंट्री सिस्टम पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक खाते, हमें ये भी पता है कि खाते दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिक और अव्यक्तिक। व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? देखिए, व्यक्तिक और अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा होता है दोहरा लेखा प्रणाली। पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक और अव्यक्तिक खातों के द्वारा लेखा किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर ये परिभाषा के लिए 3 नाम दिए गए हैं, विलियम पिकल्स, दूसरा है M.J. किलर और तीसरा है R.N. कार्टर के द्वारा, और चौथा है उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये परिभाषा R.N. कार्टर की परिभाषा है। R.N. कार्टर ने ये परिभाषा दी है। ये परिभाषाएं दोस्तों आप लोगों को याद करना पड़ेगी। कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं वो आप लोगों को याद करना पड़ेगी। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। इसको यदि हम याद रखने के लिए ध्यान दें तो व्यक्तिक और अव्यक्तिक से संबंधित जो परिभाषा है R.N. कार्टर ने दी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, पहले 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहीं से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जैसे पुस्तपालन में लेखों का रिकॉर्ड रखा जाता है और अकाउंटिंग के अंतर्गत रिजल्ट निकाले जाते हैं। तो पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होगा वहाँ से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन उसके आगे दिया है कि जहाँ पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है, जहाँ पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ से किसका कार्य प्रारंभ होता है। एक स्टेप और आ गई। अभी तक हमने 2 ही स्टेप देखी थी कि पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होगा वहाँ लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है, लेकिन लेखा कर्म का जहाँ कार्य समाप्त हुआ उसके बाद में किसका कार्य प्रारंभ होता है। हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव है, अंकेक्षण, दूसरा है प्रमाणन, तीसरा है स्टॉक और चौथा है क्रय। हमें ये चारों का मतलब मालूम है। अंकेक्षण मतलब ऑडिट का काम, जांच का कार्य शुरू होता है। दूसरा है प्रमाणन, वाउचर का काम शुरू होता है। तीसरा है स्टॉक का काम शुरू होता है, या चौथा क्रय का काम होता है। तो क्रय तो हो नहीं सकता है क्योंकि क्रय तो पहले ही आ जाता है, तभी तो हम अकाउंट्स बना पाते हैं। स्टॉक भी उसमें आ जाता है, जब हमने अकाउंट्स लिखे तो स्टॉक भी आ गया, क्रय भी आ गया, और वाउचर के आधार पर हमने अकाउंट्स लिखे हैं। यही तो प्रमाणित करते हैं उन अकाउंट्स को। तो ये प्रमाणित करने वाले वाउचर हैं जिसके आधार पर हमने लेखे रखे हैं। स्टॉक भी आ गया और क्रय भी आ गया सारे अकाउंट्स के अंतर्गत। लेखा कर्म में ये तीनों चीज़ें आ गई। तो लेखा कर्म के बाद किसका काम शुरू होगा? लेखा कर्म के बाद में अंकेक्षण का काम शुरू होता है कि आपने जो अकाउंट्स लिखे हैं वो सही है या गलत है। ये वाला कार्य फिर इसका शुरू होता है, अंकेक्षण का कार्य इसके बाद शुरू होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं CA। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं ये हम सभी को मालूम होगा। हमने बिजनेस स्टडी में व्यापार, पैसा, उद्योग, रोजगार इनके बारे में पढ़ा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं? अनिपुण अंकेक्षक होते हैं, दूसरा सरकारी अंकेक्षक होते हैं, पेशेवर अंकेक्षक होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं होते हैं। तो जनरली आज के समय में जो अंकेक्षक है वो एक पेशेवर अंकेक्षक होता है। अंकेक्षण का कार्य प्रोफेशनल वर्क है। अंकेक्षक का कार्य कौन सा वर्क है? ये प्रोफेशनल वर्क है, पेशेवर वर्क है। जिस प्रकार से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये पेशेवर होते हैं, इसी प्रकार से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी पेशेवर अंकेक्षक होते हैं। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकारी भी होते हैं, सरकार के द्वारा भी नियुक्त होते हैं, लेकिन जनरली 90% वो पेशेवर ही होते हैं, प्रोफेशनल ही होते हैं। और पैसे की हमें विशेषताएं मालूम ही। पैसा मतलब प्रोफेशनल प्रोफेशन किसको कहा जाता है? जिसमें एक विशिष्ट योग्यता होती है, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके कुछ नैतिक मानदंड होते हैं, जो अपनी सेवाओं के बदले फीस लेते हैं। तो ये सभी पैसे की विशेषताएं हैं। व्यापार, पैसा, रोजगार जो हमने पढ़ा था। तो पेशेवर अंकेक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर अंकेक्षक होते हैं। 5वां है, निम्न में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? लेखांकन का अंतिम चरण जो हमने पुस्तपालन और लेखाकर्म, ये हमारे अकाउंट्स की शुरुआत हो रही है। तो पुस्तपालन
प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, बही खाता जिसे हम बोलते हैं, ये प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है जिसमें लेखों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद में विश्लेषण किया जाता है, तो अकाउंटिंग के अंतर्गत उनका विश्लेषण होता है, सारांश निकाला जाता है जिसको हम अंतिम खाते बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सूचनाओं की प्रक्रिया में जो आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं व्यापार के, उन आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं को जो सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है, वो सूचनाओं के अंतर्गत लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है, लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है, या लेखांकन की जो प्रक्रिया है। देखिए यहाँ प्रक्रिया से मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस मतलब जैसे कोई सी वस्तु बनाना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है कि पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया होती है। मतलब एक प्रक्रिया का मतलब जिसमें अनेक कार्य शामिल होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसी प्रकार से अकाउंटिंग भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब कि उसमें पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसमें लेजर में ले जाया जाता है, तलपट बनता है, व्यापार, लाभ, हानि, चिट्ठा। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप होता है। डायरेक्ट हम चिट्ठा नहीं बना सकते। सबसे पहले तो हमें उसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, सारांश निकालना पड़ेगा। तब तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का जो अंतिम चरण क्या है, 4 ऑब्जेक्टिव है: सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, सूचनाओं का संप्रेषण, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन और वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। देखिए, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक स्टेप बना के बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आती है हमारे जो व्यापारी जो भी व्यवहार करता है, तो उसकी क्या करता है, वो सबसे पहले पहचान करता है कि इन लेखों को व्यापार में लिखा जा सकता है या नहीं, लेन देन करता है। दूसरा है उसका मापन होता है, मेजरमेंट होता है, मापन या जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, पहचान करी कि वित्तीय लेन देन है, मौद्रिक मुद्रा के रूप में उसका मूल्यांकन हुआ। तीसरा होता है हमारा रिकॉर्डिंग मतलब प्रारंभिक पुस्तकों में उसका लेखा किया जाता है। ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है, पहचान, मापन और फिर रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग के बाद में उसका क्लासिफिकेशन होता है। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग का मतलब लेखा करना, मतलब जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद में हमें मालूम है वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग खातों में उसकी पोस्टिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसे हम खाता बही बोलते हैं। वर्गीकरण करने के पश्चात उसका सारांश निकाला जाता है। सारांश के अंतर्गत हम तलपट, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, चिट्ठा बनाते हैं। सारांश निकाला जाता है, तलपट, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। और सारांश के बाद में, चिट्ठा बनाने के बाद में हम उसका विश्लेषण करते हैं। 12वीं क्लास में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण हमने पढ़ा है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए तुलनात्मक आय विवरण, फिर सम आकार आय विवरण, स्थिति विवरण, उसके बाद में अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, ये सभी जो विश्लेषण है, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो ये वित्तीय विवरण बना लिए हमने, फाइनल जो अंतिम खाते हैं वो वित्तीय विवरण कहलाते हैं। तो वित्तीय विवरण 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, आय विवरण और स्थिति विवरण। आय विवरण में व्यापार, लाभ, हानि और स्थिति विवरण में बैलेंस शीट। ये हमने बना लिया सारांश के अंतर्गत। फिर केवल वित्तीय विवरण बनाने मात्र से व्यापारी को अपने व्यापार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसको उनका विश्लेषण करना पड़ता है। जो जानकारी चाहिए उस तकनीक का इस्तेमाल करके उसको उनका विश्लेषण करना पड़ता है। विश्लेषण करने के बाद में उनको निर्वचन किया जाता है, मतलब उनकी विवेचना की जाती है। विवेचना मतलब उससे रिलेटेड भावी योजनाएं बनाई जाती है। और तो यहाँ पर होगा निर्वचन, इसमें क्या आएगा, निर्वचन। और लास्ट में जो स्टेप है वो है हमारा संप्रेषण। लास्ट में जो स्टेप आएगी कौन सी, संप्रेषण। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, निम्न में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। सबसे लास्ट में क्या आया, संप्रेषण आया। मतलब सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का संप्रेषण। देखिए ये सबसे लास्ट में सूचनाओं का संप्रेषण, ये हमारा आंसर आ रहा है। लेखांकन का अंतिम चरण है सूचनाओं का संप्रेषण।
फर्स्ट पहचान, मापन, लेखा करना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना और लास्ट में है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है व्यापार के जो आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता है उनको व्यापार से रिलेटेड सूचनाएं भेजना, ये कहलाता है संप्रेषण। ये उसका अंतिम चरण है। अकाउंट लिखने का उद्देश्य ही यही होता है। चलिए 6 नंबर पे देखते हैं, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है। ये तो हम सभी को मालूम होगा कि व्यापारी की पूंजी में वृद्धि किस कारण से होती है। भाई व्यापारी ने पैसा क्यों लगाया, व्यापारी व्यापार करने के लिए जो पैसा लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। और वो पूंजी उसने क्यों लगाई है, पूंजी को बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए वो पूंजी लगाई है। मतलब लाभ कमाएगा तो उसकी पूंजी बढ़ जाएगी। आज उसने 1 लाख से व्यापार प्रारंभ किया, साल भर बाद उसको यदि 20,000 का लाभ हुआ तो अगले साल उसकी पूंजी कितनी हो गई। हमने बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट में हम पूंजी में लाभ को जोड़ देते हैं, जो शुद्ध लाभ होता है उसे पूंजी में जोड़ देते हैं। इसका मतलब लाभ होने से पूंजी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है, क्या कहलाएगी, व्यय तो आएगा नहीं, व्यय से पूंजी में वृद्धि नहीं होने वाली, आहरण से भी उसकी पूंजी कम हो जाती है, पूंजी तो अपने आप में है ही वो, तो ये तो आएगा नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है, आय, इनकम, लाभ, इससे उसकी पूंजी में वृद्धि होती है। अगला है 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी नहीं है। हमारे नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। देखिए, आगम और लाभ में अंतर होता है, आगम और लाभ ये दोनों में अंतर होता है। आगम का मतलब होता है व्यापारी ने साल भर में जितना भी माल बेचा, माल और वस्तु और सेवाओं को बेचने से जो भी उसको पैसा मिलता है वो उसकी आगम है, वो उसकी आय है। लेकिन ये लाभ नहीं है। आय में से जितने भी खर्चे घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम लाभ बोलते हैं। तो यहाँ आगम का मतलब वस्तुओं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि आगम है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं। दूसरा है, स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। ये तो हम सभी को मालूम है कि मालिक द्वारा जो व्यापार में पैसा लगाया जाता है वो पूंजी है। तीसरा है, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड मतलब लेखा करना, जर्नल प्रविष्टि करना, ये कहा जाता है। अभिलेखन करना मतलब जर्नल प्रविष्टि करना। तो क्या एक ही प्रकृति के लेखों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को हम जर्नल प्रविष्टि बोलेंगे? तो ये वाला जो सेंटेंस है वो हमें डाउटफुल लग रहा है। चौथा पहले हम पढ़ लेते हैं, तब हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये दूसरा तो सही हो गया कि ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा है, संपत्तियां ऋण बाहरी दायित्व तो बराबर पूंजी। ये तो हमें मालूम है, हमें एक समीकरण मालूम है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। अब यदि इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, उसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे बोल रहे संपत्तियों में से बाहरी दायित्व घटाएंगे तो पूंजी मिल जाएगी। जैसे हमें पूंजी ज्ञात करना है, ये कैपिटल ज्ञात करना है, तो असेट्स में से हम लायबिलिटीज़ घटाएंगे तो हमें पूंजी पता चल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। गलत है, इसका मतलब कि 7वें का जो आंसर है सी है। क्यों? इसको हम एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखने को क्या बोलते हैं? ये तो हमारा खाता बही में लिखते हैं, पोस्टिंग करना बोलते हैं हम। खातों में एक ही खाते में पोस्टिंग करना, जैसे क्रय से रिलेटेड एक ही प्रकृति के लेन देन मतलब क्रय। व्यापारी दिन भर में 5 बार क्रय कर रहा है, महीने में 50 बार क्रय कर रहा है, तो एक ही प्रकृति मतलब क्रय से रिलेटेड जितने भी लेन देन है उनको एक ही जगह लिखेगा। तो कौन से खाते में लिखेगा? क्रय खाते में लिखेगा, परचेस अकाउंट में लिखेगा। तो ये कहाँ किया जाता है? खाता बही में किया जाता है। और खाता बही में लिखना मतलब पोस्टिंग करना कहलाता है। तो ये अभिलेखन नहीं है, अभिलेखन तो जनरल एंट्री हो गई। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, सी है हमारा। 7वें का आंसर क्या है? सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 8वां है, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं?
पूंजी बोलते हैं कि व्यापार के मालिक द्वारा व्यापार में जो पैसा लगाया जाता है वो पूंजी होती है। पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? पुस्तपालन, पुस्तकों का पालन करना, मतलब जैसे हम भेड़ बकरी और पशु पालन करते हैं वैसे पुस्तकों का पालन नहीं होता है। पालन का मतलब होता है रख रखाव करना। रख रखाव करना मतलब पुस्तकों में रिकॉर्ड को रखना, संभाल कर रखना, ये कहलाता है पुस्तक पालन करना। मतलब पुस्तकों में लेन देनों का रख रखाव करना। तो यहाँ पर प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, शुद्ध लाभ की गणना करना या साझेदारी सल्लेख लिखना। भाई ये तो हो नहीं सकता है, यह हम लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में, इसे हम पुस्तपालन नहीं बोलते। शुद्ध लाभ की गणना करना, ये तो हमारा लेखांकन से रिलेटेड काम हो गया, अकाउंटिंग। हमने पहले ही पढ़ा है कि पुस्तपालन का काम जहाँ समाप्त होता है वह लेखांकन का काम प्रारंभ होता है। तो शुद्ध लाभ तो हम अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, लाभ हानि भी हमारा अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो गया? प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। पुस्तपालन को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहा जाता है। बही खाते को, पुस्तपालन मतलब बही खाता, बही खाते को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, 9th का ए। चलिए फिर और है, एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है। एक दुकानदार है, स्टेशनरी वाला है, उसकी बुक है या उसने पुस्तकें 2000 की पुस्तकें क्रेता को बेची, तो उसने 2000 की जगह 1800 में वो बेच दी। 2000 प्राइस है और 2000 की जगह उसने उसको 1800 में दे दी। हम खुद ही लेने जाते हैं, 200 की पुस्तक लेते हैं और उसको 180 रुपये दे के आते हैं, बहुत माथापच्ची करके। तो ये 20 रुपये क्या है? हमें मालूम है 20 रुपये क्या है। एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है। तो ये 200 रुपये का अंतर क्या हो गया? ये तो डिस्काउंट हो गया। ये 200 रुपये का जो अंतर है ये क्या हो गया? ये डिस्काउंट हो गया। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको डिस्काउंट तो बोलेंगे, लेकिन ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? हम किसी दुकान पर पुस्तक लेने गए, पुस्तक वाले ने 200 रुपये की पुस्तक ली और उसके बदले उसने हमारे से 180 रुपये लिए, तो 20 रुपये जो छूट है ये डिस्काउंट है। लेकिन डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वस्तु को खरीदते समय उसके मूल्य में कमी कर दी जाती है। वस्तु को खरीदते समय उसके मूल्य में ही कमी करके बेचा जाता है, वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। और ये कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब पेमेंट प्राप्त होता है, हमने उधार माल बेचा है और सामने वाला जब वो पैसा समय से पहले देने आ रहा है, उस समय हम खुश होकर के उसको जो नगद छूट दे रहे हैं वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? ये व्यापारिक छूट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। वस्तु की कीमत में हम कमी करके दे रहे हैं, वो है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। और जब नगद भुगतान करने आएगा, उसको हमने 200 की उधार की पुस्तक भेज दी, 180 की भेज दी, 120 रुपये अभी ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और 180 रुपये उसने बोला मैं 8 दिन के बाद दूंगा। हमारा परिचय वाला था, ठीक है 8 दिन बाद देना। वो 2 दिन बाद ही हमें 180 रुपये देने आ गया। हम खुश हो गए और हमने उसको 20 रुपये की और छूट दे दी, 18 रुपये की छूट दे दी, 10% और छूट दे दी 180 की। तो ये हमने तो माल 180 का बेचा था, अब उसमें हम 18 की छूट दे रहे हैं, मतलब ये हमने नगद छूट दे दी। वो तो 180 देने आया था, लेकिन हमने खुश होकर के उसको 18 रुपये की और डिस्काउंट दे दिया। तो ये छूट कौन सी हो जाएगी? नगद। हमारा आंसर क्या है? बी है। इसका हमारा आंसर क्या है? बी, व्यापारिक छूट। ठीक है। निम्न में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है? जिम्मा मतलब जिम्मेदारी। निम्न में से किसका उद्देश्य जिम्मेदारी लेना होता है? जिम्मेदारी तो एक ही व्यक्ति ले सकता है, और वो कौन होता है? मालिक। व्यापार में जिम्मेदारी कौन लेता है? मालिक के अलावा कोई नहीं ले सकता है, तो मालिक ही होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है? अकाउंटिंग का प्रमुख कार्य क्या है? पहला, आर्थिक समकों का अभिलेखन करना। दूसरा, कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना। तीसरा है व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख करना। और चौथा है गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। बताइए क्या हो सकता है? लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है?
लेखांकन अकाउंटिंग का जो मुख्य कार्य क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे हम आर्थिक समंकों का अभिलेखन करना, मतलब आर्थिक जितने भी आंकड़े हैं, वित्तीय जो आंकड़े हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये है क्या। दूसरा है कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना। तीसरा है व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख, वर्गीकरण में अभिलेख है। और गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, तो गैर आर्थिक लक्ष्य तो हो नहीं सकता, ये अकाउंटिंग का काम नहीं हुआ। कार्य हेतु सूचना आदान प्रदान करना, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। व्यावसायिक लेन देन, जितने भी व्यवसाय में लेन देन होते हैं उन लेन देनों का वर्गीकरण करना, मतलब रिकॉर्ड रखना, ये कहलाता है लेखांकन का प्रमुख कार्य। चार में से जो तीसरा सी है वो उसका कार्य हो रहा है। आगे है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, ICWA, इसका प्रमुख जो हेड ऑफिस है वह कहाँ पर है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वह है कलकत्ता में। इसका जो हेड ऑफिस कहाँ पर है, ICWA, इसका हेड ऑफिस है कलकत्ता, कोलकाता में। चार है हमारे पास में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ICWA, या इसको बोलते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। और जो इसकी स्थापना है, ये इसकी स्थापना हुई है 28 मई 1959। इसकी स्थापना कब हुई है, 28 मई 1959, 1959 को, 1959 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक मैंने शुरुआत में बोला था कि जो दोहरा लेखा प्रणाली, आधुनिक लेखांकन प्रणाली मतलब कौन सी है, आज के समय में लेखांकन की कौन सी प्रणाली पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, वो है हमारी डबल एंट्री सिस्टम। वो कौन सी है, वो है हमारी डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली। और यह दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है, वो है लूकस पेसियोली, जो कि इटली के वेनिस नगर के लूकस पेसियोली ने 1494 में एक बुक में अपना दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित एक लेख प्रकाशित हुआ था। तभी से दोहरा लेखा प्रणाली ये दुनिया में मान्य है, एक वैज्ञानिक प्रणाली है और लूकस पेसियोली को ही जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है। लेखांकन का कार्य अकाउंटिंग का काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लाभ का अधिकतमीकरण, भाई लाभ को बढ़ाने का काम तो व्यापारी का है, अकाउंटिंग का काम थोड़ी नहीं है। तो हमारा पहला ही आंसर हमें लग रहा है, लेकिन आगे के पढ़ लेते। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, भाई कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है, हम अकाउंट लिखते हैं किसके लिए हैं, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो उसका काम तो ये आ ही गया, ये लेखांकन का कार्य है। और भी है व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, भाई रिकॉर्ड किस लिए रखा जा रहा है, संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अभिलेखों को व्यवस्थित करना, ये भी अकाउंटिंग का काम है, अभिलेखों को रखना। तो पहला जो है लाभ अधिकतमीकरण, ये व्यापारी का काम है, न कि अकाउंट का काम है। अकाउंट में तो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। लाभ को बढ़ाना ये व्यापारी का कार्य है, अकाउंट का कार्य नहीं है। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। हमारा जो आंसर है क्या है, वो ए है, लाभ का अधिकतमीकरण। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। तो देखिए हमारे पास सेंटेंस है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। सेंटेंस ए, कथन ए या स्टेटमेंट ए है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। अकाउंटिंग या लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरे विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो इसी प्रकार से व्यापार की जो भी लेन देन है, रिकॉर्ड है, उनको व्यक्त करने के लिए अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड रखे गए हैं, व्यवसाय में जो भी लेन देन है उनको व्यक्त करने के लिए लेखांकन का उपयोग किया जाता है। तो लेखांकन व्यवसाय की क्या है, लैंग्वेज है। दूसरा है आर जो है, देखिए लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। लेखांकन
व्यवसायी द्वारा आवश्यक, व्यवसायी को जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो प्रदान करता है कौन? लेखांकन। तो क्या ए और आर, इसके संबंध में जो नीचे आंसर दिया है, देखिए ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। पहला स्टेटमेंट सही है क्या? दूसरा है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर भैया हमने तो पढ़ा है कि पहला कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, तो ये तो राइट है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, ये राइट है। और लेखांकन के द्वारा ही व्यापारी को सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही है, मतलब इसकी जो व्याख्या है ये आर भी सही है। तो हमारा जो पहला वाला जो आंसर है वो क्या है? ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया कि ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या जो आर ने करी है वो भी राइट है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन एक चालू दायित्व में नहीं आता? हमारे पास हमने चिट्ठा बनाया है, चिट्ठे में हमने दायित्व संपत्तियों के बारे में पढ़ा है। जो दायित्व होते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट लाइबिलिटीज़, तो चालू दायित्व नहीं है। बिल्स पेबल, कई बार हमने चिट्ठा बनाया, हमें मालूम है कि जो दे बिल है ये तो करेंट लाइबिलिटीज़ में आता है, करेंट लाइबिलिटीज़ है बिल्स पेबल। इसके बाद में लेनदार, लेनदार भी हमारे करेंट लाइबिलिटीज़ है। फिर इंटरेस्ट, अदत्त ब्याज, ये भी हमारा किस में आ रहा है? करेंट लाइबिलिटीज़ में आ रहा है, करेंट लाइबिलिटीज़ है। तो फिर बचा कौन? संभाव्य दायित्व। ऐसे खर्चे जो अभी संभावना है होने की, उनको हम दायित्व नहीं मानते। तो ये हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है कि ये दायित्व चालू दायित्व में सन्निहित नहीं होते। और है निम्न में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? अभी हमने देखा कि लेखांकन का काम कौन सा नहीं है। व्यवस्थित अभिलेख रखना, ये तो उसका काम है। व्यवसाय की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना, ये भी उसका काम है। परिणामों का अधिकतमीकरण करना, अब ये लाभ का अधिकतमीकरण या परिणामों का अधिकतमीकरण, ये वाला जो आंसर है ये हमारा है। ये अकाउंट्स का कार्य नहीं है। अकाउंट्स का काम है रिकॉर्ड रखना, विश्लेषण करना, सारांश तैयार करना, ये होता है, लेकिन ये परिणाम को अधिक करना ये उसका काम नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? हमारा आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट, स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। जब व्यापारी व्यापार से माल निकालता है तो क्या करते हैं हम? ड्राविंग अकाउंट डेबिट, ये क्या होता है? डेबिट होता है। तो क्या निकाला उसने? माल निकाला, मतलब उसका स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेगा? वो करेगा स्टॉक अकाउंट, रहतिया अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेगा? स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करेगा। और लास्ट है भारतीय लेखांकन मानक परिषद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ASBI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में अकाउंटिंग के संबंध में जो मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। तो उस संस्था के द्वारा निर्गमित, उस संस्था समय समय पर मानक जारी करती है अकाउंट्स के संबंध में। तो इस संस्था के द्वारा प्रथम लेखांकन मानक कौन सा जारी किया गया है या प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है, कौन सा है? सबसे फर्स्ट है स्कंद के मूल्यांकन से संबंध में, स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के संबंध में है क्या? फर्स्ट। दूसरा है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है क्या? तीसरा नीतियों के, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है या चौथा है आय की पहचान से संबंधित है। कौन सा आंसर आएगा? तो हमारा पहला है वो है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित ये मानक है। कौन सा? प्रथम लेखांकन मानक, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, ASBI के द्वारा जो मानक, प्रथम लेखांकन मानक जो प्रसारित है, निर्गमित है, वो पहला कौन सा है? लेखांकन नीतियों के संबंध में या लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के संबंध में। ठीक है, तो ये हमने करीब 20 क्वेश्चन देखे हैं आज। तो आप लोगों को ये हमारे जो PGT की जितने भी एग्ज़ाम्स होती है, PGT कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप लोगों को अच्छे लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को चौहान एकेडमी खंडवा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो के साथ में मैं आप लोगों को फिर कल मिलूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।